जी, कैसा हो बच्चे आपका पेपर? आप यही बोलोगे ठीक ठाक था मैम। चलिए जी। मैम वैसे ना बायोलॉजी बड़ी इजी आई थी। बायोलॉजी एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक ठीक ही आती है, बट जो बच्चों की नैया डुबा देता है दैट्स फिजिक्स आई गेस, है ना? मैम वो केमिस्ट्री। मैंने फिजिक्स का ज्यादा एनालिसिस सुना है, बाकी सबका अलग अलग चॉइस है। चलिए जी, बायोडाइवर्स, अच्छा आपका कल केमिस्ट्री हार्ड था, ओके जी। चलिए जी, बायोडाइवर्सिटी हमारा चैप्टर आपको पता है किसने दिया था टर्म? ये एडवर्ड विल्सन जी ने, ठीक है, इन्होंने दिया था। एंड ये पूरा डिस्क्राइब किया था कि इट इज द सम ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ द, मतलब जितनी भी डाइवर्सिटीज इन, मतलब इंडिया कह रही है, जितनी भी डाइवर्सिटीज वर्ल्ड में हैं, जिनको हमने किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी में डाला हुआ है, ये पर्टिकुलर जो चैप्टर है ये उस चीजों से डील करता है हमारा, ठीक है। एंड कुछ जो चीजें हैं आपने जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है, इनके बेसिस पे भी हमने क्या किया हुआ है, क्लासिफाई किया हुआ है, ठीक है। कि जेनेटिक वेरिएशन जो है आपको पता है, उसकी वजह से भी हमारे पास क्या आया था, जेनेटिक वेरिएशन की वजह से या जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से हमने क्या चीजें नोटिस की थी, वेरिएशन। याद है हमने बीक वाला जो पढ़ा था एक, अगर आपको बहुत ही पॉपुलर एक एग्जांपल है गालगोपास पिंचेस का, राइट? अगर आपको होगा गालगोपास पिंचेस, जो कि एक, हाँ जी, जो कि पर्टिकुलर एक आइलैंड पे रहते थे, और उनके भी जो डिफरेंस आया था वो उनके बीक में डिफरेंस था, बिकॉज उन्होंने भी अपना एरिया जो था वो डिवाइड कर लिया था। तो उसी वजह से क्या हो गया था कि उनकी स्पीसीज का जो कहीं तो आएगा आई गेस आपके में, ठीक है। तो आपका क्या हो गया था कि ये जो उनकी स्पीसीज हैं उनमें हल्का सा डिफरेंस आ गया था, बिकॉज उनका जो फूड पैटर्न था वो सबका अलग अलग था, ठीक है। ये तो आपकी उसमें है एनसीईआरटी में, दैट आई 100% हो, क्योंकि वो चिड़िया वाला जो डायग्राम है वो है। हाँ जी अंश। मैम ये एडेप्टिव रेडिएशन का भी एग्जांपल होगा क्या? हाँ, ये एडेप्टिव रेडिएशन का भी एग्जांपल होगा, इसमें भी होगा, ठीक है। चलो, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी जो होती है हमारी, वो कहाँ डाइवर्सिटी, मैं सिर्फ एक एग्जांपल के जरिए आपको मतलब समझाने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। कि जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या करती है, हाई डाइवर्सिटी लेके आ जाती है, डाइवर्सिटी रेंज लेके आ जाती है, या कह लो कि हाई वेरिएशन लेके आ जाती है। और कहाँ से लेके आती है वो, एंड जीन लेवल, या फिर जैसे हम क्रोमोसोमल लेवल कहते हैं, ठीक है। ये सर अगर आप देखो, द जेनेटिक वेरिएशन एक्सप्रेस बाय द मेडिसिनल प्लांट रॉवल्फिया वोमिटोरिया, नाम अगर आपने सुना होगा, which is growing in different Himalaya ranges, is in terms of potency and concentration that of chemical, मतलब ये रॉवल्फिया वोमिटोरिया एक केमिकल, मतलब एक प्लांट है जो कि मेडिसिनल प्लांट है, और एक केमिकल को सेक्रीशन करता है। और फिर ये देखा गया कि हिमालय की अलग अलग रेंज में ये प्लांट जो है अवेलेबल था, और हर एक में क्या था, हर एक में अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में वो, उनमें ये जो केमिकल है रिसर्पेंटाइन, वो पाया जाता था, ठीक है। सबका जो कॉन्सेंट्रेशन था वो अलग अलग दिया हुआ था। स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में देन हमारे थोड़ा सा है कि क्या हो जाता है कि स्पीसीज जो है, स्पीसीज रिचनेस एंड स्पीसीज इवननेस जो है, ये हमारे दो इंपॉर्टेंट मेजर्स होते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटीज के, ठीक है। स्पीसीज रिचनेस का मतलब समझते होगे, स्पीसीज रिचनेस मींस एक पर्टिकुलर एरिया में जो क्या सुमन, मतलब जो आप बताए थे मैं बोल रही हूँ, पर्टिकुलर एरिया में जो स्पीशीज, बोलो बोलो, कोई नहीं बच्चा, पूरा कंप्लीट कर दो, आप बोलो मैं बोलो, एक ही बात है। स्पीशीज की जो इंटेंसिटी होती है ज्यादा होती है। हाँ, किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज का जो नंबर है वो एक पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा है, तो दैट इज योर स्पीसीज रिचनेस। और स्पीसीज इवननेस का मतलब क्या है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, कि 5 प्लांट आम के हैं, 5 बैनियन ट्री हैं, 5 पपाया ट्री हैं, 5 पीपल ट्री हैं, और 5 कोई और ट्री है। तो ये एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बट ये जो है बहुत ही रेयर जो है हमारे यहाँ पे मतलब मिलता है, जो जनरली मिलता है दैट इज योर स्पीसीज रिचनेस, ठीक है। चलिए जी, अगला क्या आ जाता है हमारा, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी आ जाता है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में होता है, इट रेफर्स टू द डाइवर्सिटी एट द इकोसिस्टम लेवल। अब इकोसिस्टम लेवल कौन से हो गए, जितने हमने स्टार्टिंग में ये वाली चीजें पढ़ी थी हम लोगों ने थोड़ी बहुत, डेजर्ट का, वेटलैंड का, स्टेचुरीज का, एल्पाइन मीडियोज का, मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, रेन फॉरेस्ट होते हैं, कोरल रीफ्स, ये सारी जो चीजें हैं
हमारी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में आ जाती है। उसके बाद जो आपसे थोड़ा बहुत पूछा जाता है ना एग्जाम में, वो पूछा जाता है ये वाला पार्ट, ठीक है बच्चा, कि पहले तो ये IUCN, अकॉर्डिंग टू IUCN in 2004 more than 1.5 million species have been recorded in the world, but we have no idea how many species are again yet to be discovered and described. A soundmate of global species diversity of 7 million was given by Robert May. ठीक है, रॉबर्ट मे ने एक एस्टिमेट दिया था कि अराउंड 7 मिलियन स्पीसीज हैं, बट वही सबका अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है, सबका अभी नामकरण नहीं हुआ है। अब आपको जो पढ़ने वाला बात आता है ना, क्योंकि क्वेश्चंस कभी कभी कहाँ से आते हैं, इस पर्टिकुलर ग्राफ से, ठीक है, सेम ऐसा ही ग्राफ है, बस बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये ग्राफ पढ़ने भी आते हैं एंड बहुतों को ये जो ग्राफ है वो पढ़ने नहीं आते हैं कि हाँ हम इसमें आंसर कैसे देंगे। आज की क्लास में जब हम लोग सेशन एंड करेंगे तो आपको ये जो क्वेश्चंस हैं जब प्रैक्टिस करेंगे तो उस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो है जैसी है वैसी फिक्स है, कोई चेंज नहीं है। इकोलॉजी में सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपने सिर्फ रटना है, ठीक है, कि इनवर्टिब्रेट्स को अगर हमने कैटेगराइजेशन किया है तो इंसेक्ट्स कितना परसेंट ले रहे हैं, 70%, मोलस्कास कितना ले रहे हैं। आपको जैसे अगर सबका परसेंटेज नहीं याद है तो एक एस्टिमेट याद होना चाहिए कि इनवर्टिब्रेट्स लगभग सबसे इनवर्टिब्रेट्स को अगर हम क्लासिफाई कर रहे हैं तो सबसे टॉप में हमारे क्या है, इंसेक्ट आ रहे हैं, उसके बाद कौन आ रहे हैं, क्रिस्टेशियंस आ रहे हैं, ठीक है, फिर कौन आ रहे हैं, मोलस्कास आ रहे हैं, सॉरी यहाँ पे अदर ग्रुप वाले आ गए पहले आपके, फिर मोलस्कास आ गए, एंड यहाँ पे फिर आ जाते हैं हमारे, जस्ट 1 सेकेंड सही से लिख देते हैं, हाँ जी, ठीक है, सबसे पहले इंसेक्ट, इनवर्टिब्रेट में ऐसे ही आपको रीड करना होता है, ठीक है, एग्जाम में बहुत सारे बच्चों को नहीं आता ये, फिर बाकी अदर ग्रुप के एनिमल्स हो जाते हैं, फिर हमारे मोलस्कास आते हैं, एंड देन हमारा बच्चा जी आता है क्रुस्टेशियन। सो बस यू शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि इनवर्टिब्रेट्स का हमारा रेशियो कुछ ऐसा है। और अगर हम वर्टिब्रेट में जाते हैं तो 50% इफ यू कैन सी हमारा एक्वेटिक एनिमल फिश जो है वो कवर कर लेती है, ठीक है, 50% हमारी फिशेस हैं वर्टिब्रेट्स में। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो बर्ड्स, पहले अगर फिश, देन बर्ड्स, देन रेप्टाइल्स एंड मैमल और एम्फीबियंस जो है लगभग एक ही बराबर में आते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपने चार्ट इसको रीड करना होता है। सिमिलर इज द थिंग विथ ये जो हमारा प्लांट्स वाला पार्ट है, उसके साथ भी इसकी यही कहानी है कि हमने क्या किया है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट हमारे पास कितने हैं, 45% एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। उसके बाद जो हमारे पास आ रहा है वो अगर आपको दिख रहा है तो क्या है, फंगस, ठीक है, फंगस या फंजाई जो भी आप बोलते हैं। लगभग अगर आपको यहाँ पे जो एरो दिया होगा, क्योंकि एग्जाम में पता है क्वेश्चन आपके पास कैसे आएगा, ऐसे ही, ये रहा एंजियोस्पर्म, ए लिख लेते हैं, ठीक है, फिर ये एरो लगा देंगे फंजाई, फिर लगा देंगे एल्गी, ठीक है, फिर उसके बाद आपको एरो लगा दिया कि कौन सा है हमारा, अगर दिख रहा है तो मॉसेस, देन इज योर फर्न्स एंड देन इज योर लाइकेंस, ठीक है। तो आपको ये एक ऐसे चार्ट में बना के दे दिया उन्होंने, और इसी में क्या कर देंगे, उल्टे पुल्टे कर देंगे कि ये क्या बोलते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चों को माइंड में वो रह जाता है ना, एक क्या बोलते हैं, डायटम्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा एक नंबर ले लेते हैं, तो डायटम्स को भी यहाँ पे कहीं फिक्स कर दिया। और डायटम्स जैसे हम वर्ड सुनते हैं हम कौन से कैटेगरी पे आ जाते हैं, डायटम्स कौन से में आते हैं, डायटम्स का नाम सुना है ना आपने, लो अंश जी क्या हो गया, तबीयत ज्यादा खराब हो गई, डायटम्स आपने नाम नहीं सुना बच्चों, एल्गी में आते हैं, हाँ जी बिल्कुल सही, ठीक है, एल्गी में आते हैं। तो लोगों को क्या लगेगा कि क्योंकि हमारे पास क्या है 70% जो है, अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में, हाँ जी 11th में था, 70% जो होता है वो हमारा पानी है, और पानी मीन्स हम लोग का हो सकता है, पॉसिबिलिटी लगा लो कि एल्गी, तो कुछ भी एक मेंटालिटी लगा के ना इसका आप लोगों ने क्या चार्ट उल्टा कर दिया, इसको लेके आ गए, या कर दिया, या फंजाई को उसके आगे कर दिया, मोलस्कास को कर दिया। तो अब आपको थोड़ा सा ना मॉसेस को, सॉरी, आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया कि आपका इस ग्राफ से क्वेश्चन कैसा आएगा, ठीक है। तो आपको यही चीज वहां पे कैच करनी है बस, ठीक है। चलिए जी इस पार्ट में और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट आ जाता है, जस्ट 1 सेकेंड, ये जैसे अगर आपको थोड़ा बहुत याद रखना है और माइंड में रह भी जाता है, ठीक है, बस 12 बजे तक हम लोग ये वाली क्लास मतलब ये वाली क्लास नहीं, मतलब ये क्लास, ये वाला रिवाइजन वाला पार्ट से करेंगे। 12 बजे के बाद मैं क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाऊंगी आपको, ठीक है। इसके बाद वी आर जस्ट लेफ्ट विद 1 चैप्टर और हमारा ये खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इंडियन बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करें तो इंडिया इज वन ऑफ द 12th मेगा डाइवर्स कंट्रीज। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आज मैं देख रही थी जो CUET का पेपर
आपका अभी थर्सडे, आपको पता होगा कि इस थर्सडे भी आपका सीयूईटी का ही पेपर है, ठीक है, थर्सडे Yes, क्लास ma'am. नहीं होगी हमारी, एंड सैटरडे आपका शायद लास्ट एफएसटी है, ठीक है। तो हम लोग जो पेपर बना रहे थे तो उसमें आई वाज जस्ट, हाय गेमर जी, चलिए जो ये था, तो उसमें आपको मतलब बहुत ज्यादा टफ लेवल के क्वेश्चंस नहीं जाएंगे, बट हाँ जो स्पेसिफिक हैं उनको आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। जैसे दो इंडिया हैज ओनली 2.4% ऑफ द वर्ड्स लैंड आर शेयर, बट इट शेयर्स द इम्प्रेसिव 8.1% ऑफ वर्ड स्पेसिफिक डाइवर्सिटी, कि इंडिया का जो वो है क्या बोलते हैं लैंड एरिया है, दैट इज जस्ट 2.4, बट डाइवर्सिटी कितनी है 8.1%, तो मतलब इंडिया इज रिच इन डाइवर्सिटी, ठीक है। और लगभग 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड ट्वाइस एज मेनी ऑफ एनिमल्स आर रिकॉर्डेड इन इंडिया, ठीक है। इंडिया प्रोबेबली हैज 1 लाख स्पीसीज ऑफ प्लांट and 3 lakh species of animals yet to be discovered, and described. If we apply Roberts May global estimate, 22% of the species of the world has been recorded in India. ठीक है जी, चलो पैटर्न ऑफ डाइवर्सिटी, अगेन यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट क्या पड़ जाता है, ये जो लॉन्गिट्यूड और क्या बोलते हैं लैटिट्यूड, ठीक है। इन ये सारी चीजें आपको एकदम स्पेसिफिक पता होनी चाहिए कि जनरली जो ट्रॉपिक्स होता है जिनको हम लैटिट्यूडनल रेंज कितना 23.5 एंड 5 डिग्री इन नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ में रहता है, हैव मोर स्पीसीज देन द टेम्परेट और पोलर एरियाज। आप लोग को उस दिन मैंने बताया था, तो आप यू वर सेइंग कि आपको ये वाला जो पार्ट है ट्रॉपिक्स कहाँ पे है, टेम्परेट कहाँ पे है, पोलर रीजन कहाँ पे है, वो आपको पता है। तो इन्होंने क्या कहा है कि ट्रॉपिक्स में ज्यादा स्पीसीज होती हैं टेम्परेट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये बात भी आपको एक थोड़ी सी माइंड में रखनी है। तो एग्जांपल कैसे है, कोलंबिया इज नियर द इक्वेटर, हैज नियरली 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड, इंडिया हैज मोर देन 1200 स्पीसीज, while न्यूयॉर्क एट 91 डिग्री नॉर्थ है हैज 105 स्पीसीज ओनली, एंड ग्रीनलैंड जो में जो है वो सिर्फ और सिर्फ 56 स्पीसीज है। अगर आपको थोड़ा सा एक आइडिया होगा तो हम लोग कहाँ पे आते हैं, लगभग लगभग इक्वेटर पे आते हैं इंडिया, Yes, है ना, ma'am. हम लोग इक्वेटर पे आते हैं यहाँ कहीं पे। तो ये यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में जैसे 1200 स्पीसीज आती हैं, ठीक है। Yes, ma'am. कोलंबिया भी कहीं यही कहीं पड़ रहा होगा, कोलंबिया कहाँ पे, श्रीलंका का है ना शायद, कोलंबिया किसका है, तुम लोगों ने तो मतलब अभी रिसेंटली में एसएसटी पढ़ी है ना, सोशल पढ़ा है 10th क्लास में, किसी को कोई आइडिया है क्या? कोलंबिया आई गेस श्रीलंका का ही पार्ट है, ठीक है। तो वो कोलंबो है या कोलंबिया, या तो कोलंबो दिया हो, कोलंबिया दिया, चलो जो भी दिया हुआ है, बस एक हम लोग का जो पॉइंट है समझने का, हाँ श्रीलंका का है ना, हाँ जी, ठीक है। तो वो जो है पॉइंट बस यहाँ पे जो मैं ट्राई कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने का कि यहाँ पे जो ये ट्रॉपिक्स हैं, हम लोग कहाँ पे इक्वेटर पे आए हुए हैं, तो इक्वेटर पे जो स्पीसीज है वो सबसे हाई होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं या जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी जो होती है वो क्या होने लगती है, कम होने लगती है, और ऊपर आएंगे तो और भी कम हो जाएगी, और नीचे जाओगे तो यहाँ पे भी और कम हो जाएगी। जैसे अगर ये कह रहे हैं 91 डिग्री एंड 71 डिग्री, तो अगर हम ये मान के चलें कि 91 डिग्री कहीं यहाँ पड़ रहा होगा या 71 डिग्री कहीं यहाँ पड़ रहा होगा, तो इसकी स्पीसीज देख रहे हो आप क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। अमेरिका में या कोलंबिया, ठीक है अंश जी, चलिए। फिर आ गया था लार्जली, ये इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, अमेजोन रेन फॉरेस्ट, द लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोनिया रेन फॉरेस्ट कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में, हैज द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ, यूजिंग 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट, इसका पता होना भी चाहिए आपको, 30,000 फिशेज, 1,300 बर्ड्स एंड 427 ऑफ मैमल्स, 427 ऑफ एम्फीबियंस, 378 ऑफ रेप्टाइल्स, इतना सब कुछ। मतलब ये सारा अगर आपको पूरा का पूरा एग्जैक्ट नहीं याद है, बट हाँ थोड़ा बहुत तो आइडिया आपको होना चाहिए कि इसके नियर बाय था, और इतना बड़ा अगर आप याद भी करोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। देन कम्स हमारा ये लॉग, जो ये ग्राफ दिया हुआ है स्पीसीज एंड एरिया का रिलेशनशिप, थोड़ा सा इसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, छोटू सा ही चैप्टर है ये। जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर अलेक्जेंडर वॉल हम्बल्ट ने ये जो है ऑब्जर्व दैट विद इन अ रीजन स्पीसीज रिचनेस increased with an increasing area variable but only up to limit। क्या कह रहे हैं ये मैम, अमेरिका में क्या कह रहे हो अंश, मैम अमेरिका में इतनी डेंसिटी,
अब इसका आंसर तो मुझे नहीं पता कि माइट भी अमेरिका का भी देखो पूरे अमेरिका में तो नहीं होगा ना, अगर हम अमेरिका का चार्ट उसमें ग्लोब में करके देखें। अच्छा फोन से तो मैं देख ही रही हूँ। हाँ बट क्या बोल हो सकता है कि अमेरिका भी जो है वो इक्वेटर पे ही लाई कर रहा होगा। एक बार अंश उसको देखना मैप में, जो उसका मैप है, और जो इसका रीजन है वो यही होगा। ठीक है चलिए जी, ये जो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप वाला है, ये जो हमारा ग्राफ है, ये हमें किसके बारे में बता रहे हैं? इट इज टेलिंग अस द रिलेशन बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ टेक्सा। और उस टेक्सा में हमारे क्या सारे के सारे चीजें आती हैं, प्लांट्स भी, बर्ड्स भी, बैट्स भी, एंड इनफैक्ट योर फिशेस भी। ठीक है, तो ये हमारा कैसा टर्न हो जाएगा? टर्न्स आउट टू बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसे दिखाई पड़ता है हमें? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है मैम। ऑन ए लॉगरिथमिक, अगर हम वही लॉग लगा दें, आप लोगों को तो थोड़ा और अच्छे से पता होगा ये। ठीक है, अच्छा कोई यहाँ पे पीसीएमबी का है क्या, जिसके पास मैथ्स भी एंड बायो भी है? नहीं, चलो ठीक है। द रिलेशनशिप इज अ स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन। अगर हमने लॉग लगा दिया है तो हमारा ग्राफ कैसे आएगा स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का? कुछ इस तरीके का। और ये रही इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज, और ये आपको ये ऐसे ही याद होनी चाहिए कि एस आपको क्या बता रहा है? स्पीसीज रिचनेस। ए इज टेलिंग यू अबाउट द एरिया। जेड जो है स्लोप ऑफ द लाइन है, जिसे हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। सी जो है वाइड। अब बट आपके में जो है इसमें न्यूमेरिक बेसिस पे तो क्वेश्चन आने का जो चांस है वो थोड़ा सा कम है। जो आने के चांसेस हैं दैट इज योर जस्ट वैल्यू, और आपको ऐसे का ऐसे ही याद होना चाहिए कि log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। और सबका जो ये है ना, क्या बोलते हैं एनोटेशंस, ये पूरी याद होनी चाहिए कि व्हाट डज s रिप्रेजेंट, व्हाट डज c रिप्रेजेंट, व्हाट डज z एंड a रिप्रेजेंट। ठीक है, और बहुत हार्ड नहीं है। s और a तो वैसे ही याद हो जाएगा आपको, और बस c और z आपको थोड़ा सा याद करना है। z इज योर स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, जिसे हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। रिग्रेशन कोएफिशिएंट कंफ्यूज नहीं हो रहा है। एंड सी हमारा y इंटरसेप्ट है। ठीक है, y का वैल्यू ऑन दैट। चलिए जी, बाकी इस वाले पार्ट में भी आपको, चलो ठीक है, जो इन्होंने एनालिसिस किया है एटलीस्ट हम वो एक बार देख लेते हैं कि आपके सिलेबस का क्या है, क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी का ही बेस्ड है। इकोलॉजिस्ट्स हैव डिस्कवर्ड दैट द वैल्यू ऑफ z लाइज इन द रेंज ऑफ 0.1 to 0.2। z की जो वैल्यू है यहाँ पे वो कितनी रह सकती है? 0.1 से 0.2 के बीच में। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? व्हेन द एनालिसिस इज डन इन स्मॉल एरियाज रिगार्डलेस ऑफ द टेक्सोनोमिक ए ग्रुप और एरिया। जब हम किसमें स्मॉल एरिया का वो कर रहे हैं तब। ठीक है, चलो जी आगे क्या करें? बट द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप अमंग अ वेरी लार्ज एरिया विल गिव अस मच स्टीपर स्लोप। स्लोप कैसा हो जाएगा? स्टीपर हो जाएगा। और एंड जेड वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 0.6 से 1.2। कितनी हो गई? इससे 6 टाइम्स ज्यादा हो गई। किसकी? जब हम बात कर रहे हैं लार्ज एरिया की। ठीक है, लार्ज एरिया की। फिर कह रहे हैं फॉर फ्रूगिवोरस बर्ड्स and mammals in the tropical forest the slope is found to be 1.15। अब ये हमने एक पर्टिकुलर वो एग्जांपल लगा दिए हैं कि स्मॉल एरियाज की स्पीसीज का रिचनेस ये है, लार्ज एरियाज की स्पीसीज का रिचनेस ये है। और अगर हम बात करें सिर्फ फ्रूगिवोरस बर्ड्स एंड मैमल्स की, एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, सारे वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में तो उसका जो स्लोप है दैट इज योर 1.15। एंड thus can be said that the larger the area steeper is the slope। जितना ज्यादा लार्ज एरिया होगा उतना ज्यादा स्टीपर स्लोप होगा हमारा। चलिए अब क्या कहता है इम्पोर्टेंस। हाँ जी सुमन। तो मैम अंश कह रहा था कुछ। ओके, अच्छा अंश कह रहे थे। हाँ जी अंश बताएं। अंश जी क्या हो गया? लिख रहे हो आप तो लिख लो जी। जस्ट 1 सेकेंड बच्चों, मुझे ना एक चीज देखनी है आपके में। सिर्फ ये राइवर्ट वाला है या फिर और भी है? सिर्फ राइवर्ट वाला ही है ना आपके में? अच्छा, किसी ने वो वाले नोट देखे हैं क्या? क्या बोलते हैं नीड स्पेसिफिक वाले? मैं तो नहीं देखे बिकॉज ना, अब अगर आप एनसीईआरटी बेसिस पे चल रहे हो तो आपके में सिर्फ ये राइवर्ट पावर हाइपोथेसिस ही है। बट जब हम लोग पढ़ाते हैं ना, मतलब जब मैं थ्योरेटिकल क्लासेस पढ़ाई थी, बिकॉज जैसे जब से मैं अवंती में हूँ तब से तो मैं भी 11th ही देख रही थी, इस ईयर हमने 12th स्टार्ट किया। तो उस टाइम पे ना हम लोग 5 हाइपोथेसिस पढ़ाते थे स्पीसीज रिचनेस जो हमें अफेक्ट करती है कम्युनिटीज को सर्वाइव। आप अपने नोट से पढ़ा दो मैम। अपने नोट से? बट पता है मुझे एक बार थोड़े से ढूंढने पड़ेंगे, जस्ट 1 मिनट देना पड़ेगा आपको मुझे। ओके मैम।
कितना रह गया हमारा और कितना देखना है, पहले वो देख लूं मैं। ओके ओके ओके, चलो ठीक है, बहुत ज्यादा हमारा रह नहीं गया, तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा आप लोग को शायद ये आउट ऑफ द बॉक्स लगेगी, बट ट्रस्ट मी इट विल रियली हेल्प यू। ये क्योंकि ना 5 छोटी छोटी सी हाइपोथेसिस है, बहुत ज्यादा बड़ी हाइपोथेसिस नहीं है, जिनको हम कहते ओके हैं मैम। 5 हाइप, पहले ही फीवर लिख दिया है, बीमारी। 5 हाइपोथेसिस होती हैं, ठीक है, जो कि हमारी किसकी होती है बच्चा जी? स्पीसीज रिचनेस की। ओके स्पीसीज मैम। रिचनेस जो कि हमारे कम्युनिटी को इफेक्ट करती हैं, इफेक्ट दी कम्युनिटी। आपको जो पार्ट कराना है ना, मैं सिर्फ आपको ग्राफ ग्राफ वाला कराती हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में जो पॉसिबिलिटी है आने की, दैट इज योर ग्राफ वाला ओनली, ठीक है। 5 हाइपोथेसिस है ओके इनकी मैम। आप लोगों के में। हाँ जी अंश बताएं जी। यस यस मैम, मेरा नेटवर्क चला गया था इस वजह से मैं आपसे बोल नहीं पाया था। कोई ना मैम भी। जो वो नोटेशंस थी, जैसे 1.5 जो फ्रूगीवोर्स बर्ड्स थी, हम्म। उनका जो स्लोप है वो बहुत ज्यादा स्टीप हो जाएगा, तो मैम ये 1.5 है क्या वैसे जेड की स्लोप का? वैल्यू बच्चा जी, जेड की वैल्यू। अंश आपको ना अभी जो है इकोलॉजी इतनी ज्यादा उसमें नहीं जाने हैं कि आपसे यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। आपके इसमें जितना है ये है, बस ये पूछा जाएगा। देखो स्टीपर का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये और ऐसे करके होती जाएगी। अच्छा मैम, ये जो स्लोप है वो जेड की है? हाँ ये जेड की है, ठीक है। जेड यहाँ पे दिखा रहे हैं ना आपको, बस उस चीज का आपको इस ग्राफ से अंश टेस्ट में, इनफैक्ट जो कल आपने नीट का पेपर भी दिया होगा ना, उसमें भी कभी नहीं आया हुआ है कि जेड की वैल्यू या कुछ पूछा जाए। आपको जो याद रखना है वो बस ये याद रखना है कि कौन से एरिया का कितना है, मैम ठीक जब है। लास्ट सीयूटी का पेपर था ना, ये जो गया हम्म। है, उसमें हम इसके ऊपर पूरी केस स्टडी थी, जैसे 5 क्वेश्चन आते हैं ना केस स्टडी के, हाँ जी वो इसी ग्राफ के ऊपर थे। अंश, एक बार मुझे फटाफट से व्हाट्सएप करोगे क्या? अगर आपके पास पेपर होगा तो मैं एक बार देख लूंगी, तुरंत आपको बता भी दूंगी। और तो देता हूँ मैं। ठीक, एक वरना कोई नहीं, आप पता है क्योंकि अभी हमारी वेंसडे क्लास होनी है, सैटरडे होनी है, आप मुझे दे देना, मैं आपको एक बार ये देख के बता दूं, मतलब क्या है अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी कि इसकी जो केस स्टडी है वो कैसे आती है, ठीक है। इस मैम वाले में आपको भेज देता हूँ। हाँ आप मुझे सेंड कर दो, बट कोई नहीं, पहले अंश आप ये वाला पार्ट भी देख लो, क्योंकि दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड इस बार जो एक एनालिसिस लगाया जा रहा है, वो सोचा जा रहा है कि शायद इस पे आ सकता है। सबसे पहला जो हाइपोथेसिस है इसका बच्चा जी, वो है हमारा डाइवर्सिटी स्टेबिलिटी। डाइवर्सिटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस जिसे हम कहते हैं। आपको सिर्फ जो चीजें याद रखनी है ना बच्चा, वो सिर्फ और सिर्फ इसका ग्राफ याद रखना है। डायवर्सिटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस, ये हमारा हमेशा ग्राफ कैसा होता है? लीनियर ग्राफ, ऑलवेज ऑलवेज लीनियर। पहली चीज ये, और दूसरी चीज जो याद रखनी है कि किसके बीच में है। हमेशा हम जितने भी ग्राफ इस पर्टिकुलर में पढ़ेंगे, वो हमारा नीचे साइड में रखेगा स्पीसीज की रिचनेस को, ठीक यस है। मैम। हाँ जी, और दूसरे ऊपर साइड में रखेगा कम्युनिटी सर्विसेज को। ओके मैम। कम्युनिटी सर्विसेज को, अब ये कम्युनिटी सर्विस और ये अगर आप थोड़ा सा कोरिलेट करोगे तो क्या बोल रहा है हमारा, कि अगर हमने कम्युनिटी सर्विस किसी को 1 दी है सपोज, तो हमारी स्पीसीज रिचनेस भी कितनी है? 1 है, ठीक है मैम। तो ग्राफ कैसा हो गया हमारा? ऐसे। हमने कम्युनिटी सर्विसेज डबल कर दी, 2 कर दी, तो हमारा जो स्पीसीज रिचनेस होगा वो कैसा हो जाएगा? वो भी डबल हो जाएगा, ठीक है। मैम। हमने कम्युनिटी सर्विस ट्रिपल कर दी, तो हमारा जो स्पीसीज मैम। रिचनेस है वो कितना हो जाएगा? ट्रिपल हो जाएगा। और सिमिलर इसकी अगर हमने उसको 4 गुना बड़ा कर दिया, ज्यादा कर दिया, तो भी हमारा जो स्पीसीज रिचनेस है वो इंक्रीज करा जाएगा। और ये जो चीज है ना बच्चे, कहाँ पे आएगा? कि देखो इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो स्पीसीज होंगी वो एक स्टेबल कम्युनिटी बना रही होंगी। स्टेबल कम्युनिटी का मतलब क्या? आपस में कोई कंपटीशन नहीं, यस फूड मैम। की कोई कमी नहीं, राइट, यही चीज बता रहा है ये। तो यस यहाँ पे मैम। आपको इस ग्राफ में जो याद रखना है, तो आप बस इतना सा याद रखोगे कि मोर स्पीसीज प्रेजेंट, ज्यादा से ज्यादा स्पीसीज आप देख रहे हो यहाँ पे, और कम्युनिटी यस मैम। कैसी है? स्टेबल। कम्युनिटी कैसी है बच्चा जी? दैट इज मैम स्टेबल। और एक चीज आपको जो और याद रखना है कि ये जो दिया था हमें, एल्टन जी ने दिया था, चार्ल्स एल्टन नाम है, 1958, ठीक है। पहला तो हमारा ये था। दूसरा आ जाता है जो हम आपके पर्टिकुलर सिलेबस में है, दैट इज योर राइवेट हाइपोथेसिस। क्या नाम है इसका? राइवेट हाइपोथेसिस, ठीक है। राइवेट हाइपोथेसिस क्या कह रहा है? राइवेट हाइपोथेसिस का आपके इसमें ग्राफ है। मैम ग्राफ नहीं है मैम, एक पैराग्राफ दे रखा है पूरा कि एक एरोप्लेन है, उसकी राइवेट्स हैं, अगर एक भी देखो हट जाता है तो फिर राइवेट ऐसे। का मतलब समझते हो? राइवेट मैम का हिंदी मतलब क्या है? ना, हाँ, एरोप्लेन्स में होता है आई गेस। नहीं, राइवेट का जो जनरल मतलब है, कभी गूगल किए हो अंश उसको?
मैम मैंने किया था मैम, जब 12th में पेपर थे ना तभी किया था मैंने, अब ध्यान नहीं है मेरे को। जहां तक हम वैसे हम लोगों ने पढ़ा है और पढ़ाया है ना, राइवेट का मतलब होता है, एक सेकेंड, आपने ये तो पढ़ा है कि राइवेट जो वाला जो पार्ट है वो हमारा एरोप्लेन में होता है, ठीक है। राइवेट का मतलब होता है नट्स एंड बोल्ट्स। थोड़ा नट अजीब सा दिख रहा है, ठीक है, बट मतलब वही है, नट एंड बोल्ट्स को होता है। अब तुमको पता है कि तुम्हारा एरोप्लेन कितना बड़ा है, इतना बड़ा, ठीक है। मैम नट्स एंड बोल्ट कितने कितने बड़े होते हैं इस एरोप्लेन के कंपैरिजन में? छोटे होते हैं। एक ये लगा दिया हमने, सपोज कर लो ये नट है हमारा, ठीक है। तो क्या हमारा अगर इस पर्टिकुलर एरोप्लेन में हमने 2-3 नट थोड़े से लूज कर दिए तो इस एरोप्लेन पे कोई फर्क पड़ेगा? नो मैम। नहीं पड़ेगा, नो ठीक है। मैम। बट हमने क्या किया, 20 नट्स को हिला दिया थोड़ा सा, तो कुछ फर्क पड़ने के चांसेस हैं? यस मैम। चांसेस हैं। और अगर हमने और भी ज्यादा नट्स हरा दिए तो हो सकता है कि सबका सब तबाह हो जाए, राइट। तो राइवेट हाइपोथेसिस जो हमें बताती है और जो इसका ग्राफ बनता है वो आपका ग्राफ जाता है कुछ ऐसे, ऐसे लहर बनाते हुए, ठीक है। और ये रही आपकी स्पीसीज, ठीक है। क्या कह रहा है ये बच्चा जी? ये कहता है हमारा, इसको मैं इरेज कर देती हूँ एरोप्लेन को, है ना, यहीं पे लिख देती हूँ छोटू सा एकदम, ठीक है। और अगेन ये हमारा क्या है, हर बार आपको एक ही चीज रखनी है, स्पीसीज रिचनेस यहाँ, ठीक है, और कम्युनिटी सर्विस यहाँ पे, ओके मैम। ठीक है। और यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि सम स्पीसीज प्ले अ क्रूशियल रोल, या फिर एक स्मॉल रोल, ठीक है, ठीक है, प्ले अ स्मॉल रोल, ठीक है, एक छोटा सा रोल प्ले करती है। जैसे हमारी एक कील है वो बहुत छोटा सा रोल प्ले कर रही है, बट समटाइम्स क्या रोल हो जाता है, वो क्रिटिकल रोल भी हो जाता है इन कीपिंग द कम्युनिटी, इन कीपिंग द कम्युनिटी। आपकी कम्युनिटी को रखने के लिए अगर छोटी 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 हमारी कीलें जो हैं वो हमने बहुत सारी निकाल दी हैं, तो वो जो है जाएगा, क्या हो जाएगा, एक स्मॉल रोल होने के बावजूद भी बहुत ही क्रिटिकल जो है उनमें लॉस हो जाएगा, ओके ठीक है। मैम। हाँ जी, कीपिंग द कम्युनिटी। अगर ग्राफ कैसे समझा रहा है ये सारी बातें? आप ये ऐसे समझा रहा है कि ये हमारी छोटी छोटी स्पीसीज हैं, ठीक है, छोटी छोटी स्पीसीज हैं, और वो उनको दिखा रहा है कि ये छोटी छोटी स्पीसीज मिलके हमारी क्या है, कम्युनिटी सर्विसेज को बना के रखती हैं। अगर हमने इनका लॉस कर दिया, इनको उड़ा दिया, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो प्लेन है स्टार्टिंग में उनमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कम होगा भले ही, बट जैसे ही हम हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं तो डिस्टर्बेंस क्या हो जाएगा, क्रिटिकल हो जाएगा, ठीक है अंश? ओके मैम। ठीक है, हल्का सा बस आपको रिलेट करना है कि हम क्या बता रहे हैं कि सब छोटी छोटी सी स्पीसीज हैं, बट हर एक के क्या है, अपने अपने रोल्स हैं इसमें। इसी के अलावा जो हमने पढ़ा है, कहाँ गया, ठीक है, इसके अलावा जो हम लोगों ने आपके इसमें देखा जाता है, जो क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आता है एक हमारा रिडंडेंसी, ठीक है, रिडंडेंसी, ठीक है, हाइपोथेसिस। अब ये हाइपोथेसिस मैम कैसा है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी वाला। ये क्या है कि अगर हमारी इसमें अगेन वही कहानी है कि स्पीसीज जो है दैट प्ले द सेम रोल इन द कम्युनिटी, और अगर उसका जो जैसे यहाँ वाले पे जो हमारा था, जैसे इस वाले में अगर आप देखोगे, जो ये वाला हमने पढ़ा था कि अगर एक हमने कील हटा दी थी तो दूसरी कील जो थी वो उसका कॉम्पेंसेशन कर रही थी, ठीक है, थोड़े टाइम तक के लिए। बट अगर हमने एक मेजर ग्रुप हटा दिया था तो कोई कॉम्पेंसेट नहीं कर पा रहा था, हमारा ग्राफ पूरा डिस्टर्ब हो जा रहा था। यहाँ पे यही चीज है हमारी, स्पीसीज दैट प्ले अ क्रूशियल या फिर सेम रोल इन द कम्युनिटी कैन आइदर कंपेंसेट फॉर ईच अदर, ठीक है, कि अगर एक जैसा रोल वो कम्युनिटी में प्ले कर रही हैं तो वो जो दूसरी स्पीसीज है वो उसकी डेथ का जो है कॉम्पेंसेशन कर देती है। कि अगर हमारी एक स्पीसीज का जो है डेथ हो गया है तो दूसरी जो स्पीसीज ए है, ओके, तो जो दूसरी वाली जो स्पीसीज है वो उसको रिडंडेट कर देती है या रिडंडेंसी शो कर देती है, ठीक है, या फिर रिडंडेंसी रहने दो या कॉम्पेंसेट ही लिख देते हैं, ठीक है, ये कॉम्पेंसेट कर देती है, कॉम्पेंसेशन बाय स्पीसीज बी, ठीक है। और अगर इसी बात को आपको क्या करना है, लिख देना है यहाँ पे कि यहाँ पे कोई भी फंक्शन लॉस नहीं होगा, क्योंकि एक स्पीसीज खत्म हुई, दूसरी स्पीसीज ने संभाल लिया, मोर्चा ले लिया, ठीक है। दूसरा है हमारा जो आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से सुना भी होगा, कीस्टोन स्पीसीज, जानते हो इसको?
ये तो सुना होगा यार, ये तो तुम्हारे में है भी, कीस्टोन स्पीसीज। नहीं मैम नहीं, ये बुक में नहीं है। यार, ऐसा कैसे पॉसिबल है? कीस्टोन स्पीसीज तो है तुम्हारे बुक में। कीस्टोन स्पीसीज का जो ग्राफ यूजुअली बनता है वो बनता है कैसे? इट्स लाइक दिस, ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट रिडंडेंसी वाले का। कीस्टोन का मतलब है कि एक स्पीसीज, छोटी सी स्पीसीज अगर वो गायब हुई तो पूरा का पूरा उसका जो इकोसिस्टम है, उस पर्टिकुलर एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी है वो खत्म। ठीक है, की स्टोन का मतलब क्या है कि उसी पे वो टिका हुआ है, उसी के भरोसे पे वो पड़ा हुआ है, कि स्पीसीज रिचनेस जो होगी वो भयंकर तरीके से डिक्लाइन कर जाती है। इवन स्लाइट चेंज होता है उस नेचुरल लेवल पे, ठीक है, स्लाइट चेंज होता है नेचुरल लेवल पे इन द पर्टिकुलर स्पीसीज। मैम इनके एग्जांपल भी आ सकते हैं? कोई भरोसा नहीं अंश, कीस्टोन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं तुम लोगों ने कैसे मिस किया हुआ है। ठीक है, मैम बुक में है ये एनसीईआरटी के? मेरे अकॉर्डिंग तो कीस्टोन तो एनसीईआरटी में है तुम्हारे में। ठीक है मैम राइवेट वाला तो सुना था मैंने, कीस्टोन का नहीं सुना। प्राइवेट वाला हाँ, ये है। देखो बात वही हो जाती है ना कि आपको अगर थोड़ा सा हाई लेवल का जाना है, जैसे हम लोग ही हैं, आपको पता होगा कि ये पर्टिकुलर जो आपको नोट्स जो हैं आपको दिए गए होंगे शायद आपके मैम के द्वारा। जस्ट 1 सेकेंड, कौन सा चैप्टर है ये बच्चा? बायोडाइवर्सिटी ना, ठीक है, खुल जा भाई। ठीक है, ये रहा। बट ये नोट्स अगर आपको पता होगा तो ये जो है काफी हाई लेवल वाले नोट्स हैं। ठीक है, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने सुने हैं, आप लोग को दिए गए हैं ये नोट्स बच्चे? नो मैम। एक्चुअली अभी ना इनमें थोड़ा सा करेक्शन वाला ही काम चल रहा है, तो माइट भी इसीलिए नहीं दिया गया, बिकॉज नाउ अवंती इज ऑल्सो वर्किंग, जैसे कहते हैं ना, रियली वेरी हार्ड, कि वो भी जो है जैसे बाकी जगह पे है, क्योंकि आप ना सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे नहीं बैठे रह सकते इस टाइम पे। हाँ, माना आपने एनसीईआरटी क्लियर करके आप ये जो सीयूईटी वाले एग्जाम्स हैं या नीट का जो प्री है वो कर लोगे, बट जो उसका नीट का आपका मेंस है वो नहीं निकाल सकते आप। ठीक है, अगर आपने यहाँ इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो जैसे मेरा अभी चल रहा है इसलिए मुझे याद है, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर आपने इसकी स्लाइड्स देखी होती ना, तो मतलब आपके जैसे कहते हैं ना वो एक जनरल लैंग्वेज, दिमाग का दही बन जाना लिटरली वो बन जाता। और आप इसको ये नहीं कह सकते कि मैम ये तो हमारे एनसीईआरटी में है ही नहीं, बिकॉज ये एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है। भले देखो जो मैंने आपको बता रही थी उस टाइम पे, ठीक है, गालगोपस फिंचेस एंड इन सब के बारे में, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको पढ़नी पड़ेंगी बच्चे, भले आपकी एनसीईआरटी में हो या ना हो। ठीक है, ये भी है, देखो आपके में जो मैं आपसे पूछती, पता नहीं आप वही है ना कि अभी हम लोग का जो है टाइम हम लोग को आपस में बहुत कम मिला है, वरना अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, ये भी पढ़ा है आपने, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी? नो मैम। बल्कि ये सब पढ़ना है, बिकॉज ये अगर आप देखोगे ना तो रेजोनेंस जो है उनके नोट्स हैं ये प्रॉपर। मैम हर जगह पे अल्फा बीटा गामा आ जाते हैं, क्या बात है? मैम केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी। बट ये अल्फा बीटा गामा अच्छा है अंश, ऐसा नहीं है, यहाँ वाला जो है ये बायोलॉजी में अल्फा बीटा गामा का क्या यूज है? इसमें देखो अल्फा बीटा वाला को देखो, मैं ना एक्चुअली मैंने ना बहुत टाइम से नहीं देखा है, बस मुझे 1 मिनट देखने दो फिर मैं तुम्हें तुरंत समझा दूंगी, ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट, वरना मुझे 1 सेकंड मेरे नोट से देखना, तो बिकॉज मुझे ना मेरे नोट से थोड़ा सा जल्दी समझ में आता है अल्फा बीटा एंड डाइवर्सिटी, अल्फा बीटा एंड गामा डाइवर्सिटी ना, क्योंकि पता है मैं तुम लोग से इसलिए बार बार पूछती हूँ ना कि तुमने लॉट का वोल्टेरा मॉडल अभी दिखाऊंगी मैं, इसमें देखना तुमको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, अल्फा बीटा डाइवर्सिटी। यार एक तो पता है मेरा फर्स्ट जो पेज होता है ना नोट्स का वो गायब हो गया, तो उससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है मुझे दोबारा से बनाना पड़ेगा बैठ के। अल्फा बीटा डाइवर्सिटी पता नहीं, देखो मेरे में है तो इस टाइम पे कहाँ है वो मुझे नहीं मिल रही अल्फा बीटा डाइवर्सिटी, बट वो अच्छी है अंश, पता है दैट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। बट वही है ना, जब चीज आपको टाइम पे नहीं मिलनी होती है तो नहीं मिलेगी। और इस बार जो हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना वो इन वाले नोट्स से पढ़ा रहे हैं, मतलब पहले उनको जो जनरल एनसीईआरटी का नॉलेज देते हैं उसके बाद हम उस पर आ जाते हैं। एक अभी मैं आपको दिखाऊंगी ज्योमेट्रिक ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ वाला जो है ना आर मैक्स वाला, वो भी बहुत अच्छा है। मैम हाँ जी, मैम इस फिगर के हिसाब से जो बीटा डाइवर्सिटी है वो ये होती है कि कुछ कुछ दूरी पे डाइवर्सिटी हो, मतलब ये डिस्टेंस के हिसाब से है क्या जितनी भी डाइवर्सिटीज है? 1 सेकंड, बस 1 सेकंड का सब्र कर लो अंश, कि स्पीसीज रिचनेस और इवननेस वाला तो मुझे मिल गया। हाँ जी मिल गया, थैंक यू
थैंक यू सब्र करने के लिए। बस एक सेकंड मुझे देखने दो क्या है, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कंपोनेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो अगर आप में से मतलब जैसे कुछ बच्चों को लग रहा हो ना कि यार ये मैम क्या अनबन पढ़ा रही हैं, ये तो एनसीईआरटी में है ही नहीं, तो बेटा मैं नहीं पढ़ा रही हूँ अनबन, मैं बट चाहती हूँ कि तुम लोग का जो है प्रॉपर जितना पॉसिबिलिटी, जहां से पॉसिबिलिटी हो रही है क्वेश्चन आने की, वो वाला पार्ट जो मैं तुम्हें बता पाऊँ। ठीक है, अगर आपको ये वाला देखना है तो ये आता है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में, कंपोनेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब इसमें क्या आता है बच्चा जी हमारा, जस्ट 1 सेकेंड, मैं तो मतलब ना बड़ी ही एक्साइटेड रहती हूँ कॉलेज पढ़ाने के लिए, बट वही था कि तुम लोग के साथ इतना टाइम नहीं था यार कि तो मैं पढ़ा पाती। अल्फा डाइवर्सिटी, ठीक है, इस वाले चलो इस पेज में हम अल्फा डाइवर्सिटी कर लेंगे। ये रहा बीटा डाइवर्सिटी, ठीक है, और ये है हमारा गामा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी इज द डाइवर्सिटी जिसका दूसरा नाम है इंट्रा डाइवर्सिटी। इंट्रा मीन्स, बोलो बोलो अंश जी, इंट्रा मीन्स क्या हुआ? मैम खुद में डाइवर्सिटी within a particular habitat or particular ecosystem or community. Diversity within a particular, पता है इससे न्यूमेरिकल भी आता है, नीट वाले जो वो वाला आता है ना मेंस वाला एग्जाम उसमें। ठीक है, विद इन अ पर्टिकुलर, किस किस में मैंने बोला, हैबिटेट, ठीक है, इकोसिस्टम, वही ग्रासलैंड या एक्वेटिक जो भी है आपका, या फिर पर्टिकुलर कम्युनिटी। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल कैसे समझोगे कि ये जो है ना बच्चा जी, इट इज बाउंड इन पर्टिकुलर रेंज, इट इज बाउंड इन पर्टिकुलर रेंज। अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं, बिकॉज अब हमें क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने हैं, तो आई जस्ट सम अप फटाफट। पर्टिकुलर रेंज में इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारी एक पर्टिकुलर एरिया है, उसके अंदर हमारी क्या है, अलग अलग डाइवर्सिटीज है, अल्फा बीट, मतलब अभी यहाँ पे अल्फा मत लो, यहाँ पे ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, ये ले लो। ठीक है, बट क्या है, एक ही पर्टिकुलर एरिया है, उसके अंदर की डाइवर्सिटी है ये। इसके भी पता है अंश आपको कैलकुलेशंस आते हैं, बहुत अच्छे वाले न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पे, बट वही है उसके लिए आपको प्री वाला जो एग्जाम है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब आप उसकी थोड़ी सी पढ़ाई करोगे। बीटा डाइवर्सिटी में क्या आता है, डाइवर्सिटी विद इन 2 इकोसिस्टम्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर बीटा डाइवर्सिटी। ठीक है, इकोसिस्टम और योर कम्युनिटी अगेन। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं बच्चा जी क्या, बीटा डाइवर्सिटी। और इसको आप, अगर हमने इसको इंट्रा बोला है तो ये क्या हो गया हमारा, इंटर हाउस कंपटीशन होता है स्कूल में तुम्हारे, नहीं? मैम अलग अलग स्पीशीज से रिलेटेड। ठीक है, 2 पर्टिकुलर जोन, एक हमारी कैसा हो जाएगा अब ये हमारा, कि ये हमने एक पर्टिकुलर एरिया लिया है, ठीक है, उसके अंदर भी हमारे 2 पर्टिकुलर जो है ग्रुप्स हैं, माइट भी एक हमारा टेरेस्ट्रियल है और एक हमारा ग्रासलैंड वाला है, या फिर एक हमारा एक्वेटिक है, एक हमारा ग्रासलैंड है। ठीक है, समझ में आई बात इसका, कि ये हमारा ग्रासलैंड वाला एरिया है और इसमें हमारी डाइवर्सिटी ए बी सी डी प्रेजेंट है, और ये हमारा टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक एरिया है। यहाँ पे हमारी जो स्पीसीज है, कि चलो ठीक है, माइट बी फ्रॉग को हम ए ले लेते हैं, फ्रॉग भी है, और डी तो नहीं है, ई एफ जी ले लो। ठीक है, इन दोनों के बीच की डाइवर्सिटी को हम कहते हैं बीटा डाइवर्सिटी। समझ आया? बोलो बोलो। यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, ऊपर से जा रहा है यार, इतना तो इजी तरीके से समझा रही हूँ मैं। और गामा डाइवर्सिटी का मतलब होता है टोटल डाइवर्सिटी, टोटल डाइवर्सिटी ऑफ फॉर द डिफरेंट इकोसिस्टम विद इन द रीजन। ठीक है बच्चा, विद इन द रीजन, ठीक है, विद इन पर्टिकुलर रीजन, उसको हम कहते हैं क्या, गामा डाइवर्सिटी। अब ये कौन सी हो गई, कि आप कैसे समझोगे इसे, कि ये हमने कोई बड़ा सा एरिया ले लिया और वहां पे जितनी भी टाइप की डाइवर्सिटी है, वेदर इट इज ग्रासलैंड वाली या फिर आपकी एक्वेटिक वाली, ग्रासलैंड में भी आपको पता है टेरेस्ट्रियल की अलग होती हैं, और जो भी आपने पढ़ी है हर एक की अलग अलग स्पीसीज अलग अलग, ये आता है हमारा इसमें। अब इसमें न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी होते हैं, बट वो समझाऊंगी ना तो वो भी तुम्हारे बिल्कुल ऊपर से जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका एक एक्चुअली फॉर्मूला होता है जो हम निकालने का, कि गामा डाइवर्सिटी को हम कैलकुलेट करते हैं यूजुअली, गामा डाइवर्सिटी इज इक्वल टू अल्फा डाइवर्सिटी इनटू बीटा डाइवर्सिटी, ये एक्चुअली फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, बट इसको अप्लाई करना कभी सिखाऊंगी आपको, अगर हम लोग कभी आगे मिले। ठीक है, बट फिलहाल के लिए आपके लिए इतना ही काफी है। अब देखते हैं हम लोग स्लाइड, अब समझ में आ रही है?
अल्फा वाली कौन सी हो गई Yes, हमारी? ma'am. ये रही हमारी अल्फा, एक एक ही पर्टिकुलर रीजन की, ठीक है, एक ही टाइप की स्पीसीज मोस्टली दिख भी नहीं है आपको। बीटा डाइवर्सिटी में ये दोनों आ गई, Yes, ma'am. ठीक है, और गामा में ये सारी आ गई। मैम एरिया पे डिपेंड, गामा में ये हाँ जी बच्चे, मैम मोस्टली एरिया पे और स्पीशीज डाइवर्सिटीज में ये वेरी करते हैं। मोस्टली एरियाज में ही करते हैं बच्चे, उन पर्टिकुलर एरियाज की वजह से कि वहां की स्पीसीज का जो नंबर है वो चेंज हो जाता है। ओके मैम। हाँ जी, चलें जी, आ जाए क्वेश्चन आंसर्स पे अब हम, या तुमको थोड़ा सा ये वाली और देखनी है शक्ल इनकी कि देखो कौन कौन से और इसमें भी पार्ट्स हैं। ये वाला तो मैंने आपको बता दिया कि इससे भी क्वेश्चंस आपके ऐसे ही आते हैं केस स्टडी के फॉर्म में, ठीक है। मैम वो एक डायग्राम बता रहे थे जो मेरे को नहीं पता था, ये मैं वो बता दो बस। कौन फिर सा क्वेश्चन डायग्राम? मैम आप कुछ कह रहे थे ना, गम्बोल्ट बोलता है, कौन सा था? हम्बोल्ट आई थिंक। नहीं अंश, मैं नहीं समझी आपकी बात अभी। मैम आप कोई डायग्राम बोल रहे थे कि वो तुम्हें नहीं पता, वो बताऊंगी मैं, ऐसा कुछ था। यार अंश नाम याद रख लिया करो, तुम्हारी मैम की याददाश्त ना बहुत कमजोर है। एक आप लोग ये वाला जो पार्ट है आपने, वैसे ये वाला तो पढ़ा ही होगा, ये तो पढ़े होंगे ना, कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। Yes, ma'am. यस हाँ, मैम। ये तो कर ही लेना क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है और अच्छा खासा आ जाता है। और मैंने कौन सा ऐसा बोला था पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी। और फिलहाल मैं देखूं आपके में आपको और कौन सा मैं अभी अच्छे से समझा सकती हूँ, छोटू वाला। अच्छा ये वाला आप लोगों ने पढ़ा है अच्छे से, क्योंकि ये वाला एक पार्ट इंपॉर्टेंट है। देखो ये तो पूरा बच्चा रटने वाला पार्ट है, यस ठीक है, मैम। तो ये तो रट लेना और मेरे हिसाब से रटा होगा भी। ये पढ़ा है आपने? नो मैम। No, ma'am. ये वाला पार्ट ना बस बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा करके जाना कि जो बायोस्फीयर, ईच बायोस्फीयर रिजर्व हैज 3 जोन। एक बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन्स होते हैं, ये हमेशा याद रखे जाना। सबसे अंदर वाले को हम कहते हैं 4 जोन, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे आपको पता है खनिज ये सब चीजें मिलती हैं आपको, और यहाँ वाले पर्टिकुलर एरियाज में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी इज नॉट अलाउड। देन आती है बफर जोन, ठीक है, ये वाला पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती है वो अलाउड होते हैं उन लोगों को जो कि रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज लगाते हैं, एजुकेशन करते हैं, ठीक है। और फर्स्ट वाला होता है ट्रांजिशनल जोन, जिसमें कौन से आते हैं हमारा कि सेटलमेंट्स, क्रॉपिंग्स, ग्रेजिंग, फॉरेस्ट, जहाँ पे लोग जो है घूमने फिरने आते हैं, ठीक है। ये जोन वाला एक हल्का सा सिंपल भी है, ये वाला ज्यादा हार्ड नहीं है, बस ये आप एक याद कर लेना कि टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर को हमने 3 जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारा सबसे बाहर है हमारा टीबीसी करके याद कर लेना, टीबीसी, आउटर से इनर की तरफ जाती है, ठीक है। ऐसे में मतलब यूजुअली ऐसे याद कराती हूँ, टीबीसी ओएमआई करके, आउटर, मिडिल, इनर, ठीक है। Yes, ma'am. सबसे Okay. इनर वाले में कोई भी एक्टिविटी अलाउड नहीं है, यहाँ पे लिमिटेड जो साइंटिस्ट हैं उन लोग के लिए, और ट्रांजिशन वालों में सबके लिए, ठीक है। छोटू सही है, ये याद कर लेना। और एक जो चीज आपको याद करनी है, एक वो वाला भी तो पार्ट इसी में आता है ना, क्या बोलते हैं, जिसमें कि बहुत सारी स्पीसीज के बारे में बताया जाता है कि फ्लैगशिप स्पीसीज, ये सब इसी में है क्या, इंडेंजर्ड स्पीसीज वगैरह जो आते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, किसी में तो आता है यार। कोई एक्सटेंट हो जाते हैं, एंडेंजर्ड हाँ है। एक्सटेंट और एंडेंजर्ड वाले जो होते हैं मेरे अकॉर्डिंग इसी, हाँ ये रेड डाटा बुक आ तो गया। ये देखो, पता है बच्चा आप लोग के में भी ऐसा नहीं था कि सिलेबस नहीं है, मतलब आप सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे, मैंने आपसे कहा ना एनसीईआरटी के भरोसे नहीं बैठे रह सकते। ये देखो Yes, ma'am. इंपॉर्टेंट बुक्स भी हैं हमारे पास, जैसे रेड डाटा बुक्स है, उनमें वो एनिमल्स का रिकॉर्ड या प्लांट्स का रिकॉर्ड होता है जिनका क्या है, जो कि जिनका जो लाइफ है वो डेंजर्स में है, जो कि लगभग खत्म होने वाले हैं, और इसको कौन मेंटेन करता है, आईयूसीएन। आईयूसीएन के बारे में तो फुल फॉर्म तो जानते ही होंगे। एक आता है ग्रीन डाटा बुक, वो बुक ऐसी है जिसमें बुक कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। इसको कौन मेंटेन करता है, यूएन का मिशन। फिर साइलेंट वैली, बटरॉय पार्क, ठीक है, बटरफ्लाई पार्क है ये, ठीक है। ये इंडिया का पार्क है, दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1992 नियर द गैंगटॉक, सिक्किम। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसके बारे में तो अभी हमने पढ़ा, इज सो ह्यूज, जिसे हम क्या कहते हैं, लंग्स ऑफ द प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है। और ये थोड़े बहुत जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कहाँ चल रहे हैं, ये थोड़ी बहुत चीजें जो है आपको हल्की बहुत जो है पता होनी चाहिए बच्चा। होगा तो मैं अगर ये वाली स्लाइड अभी भेज दूंगी तुम लोग को,
यस मैम भेज देना। हाँ तो थोड़ा सा पढ़ लेना आप लोग भी। यार वो वाला यस पार्ट मैम। मुझे अभी भी नहीं दिखा जो मैं पूछ रही थी तुम लोगों से, क्योंकि वो वाला पार्ट भी हम कराते हैं। जस्ट एक सेकंड कराते ओके मैम। हैं। क्या कहते हैं बच्चे, मेरे नोट्स की तुम हालत देख लोगे ना तरस आ जाएगी। टाइप्स ऑफ स्पीसीज, इनवेसिव स्पीसीज, डोमिनेंट स्पीसीज, कीस्टोन स्पीसीज, ये सारी चीजें भी नहीं पढ़ी आपने। मैम बट समझ आ जाएगा, मतलब वर्ड समझ में आ रही है। हाँ वर्ड्स अगर समझ में आ रहे हैं ना तो आपको सारी चीजें भी इसकी समझ में आ जाएंगी। अगर हम एक एक लाइन लेके भी चल लें तो तुम लोग कैसे याद करना। इनवेसिव स्पीसीज का मतलब समझ रहे हो क्यों? बस ये लास्ट वाला कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं। आधा घंटा बच्चा हमारे पास, हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, खत्म। ठीक है। इनवेसिव स्पीसीज का मतलब होता है वो स्पीसीज जो कि बाहर से आई हैं और वो इतनी ताकतवर हैं कि दूसरे को उस पर्टिकुलर एरिया में आके उसको मारती है, कूटती है, उनकी चीजों को यूज करती है। जैसे कि अगर आप इसका एग्जाम्पल याद करोगे, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया वैसे आपको आधे से ज्यादा वो क्लियर हो जाएगा। यस मैम। ये नाम सुना है पार्थेनियम ग्रास, यस मैम मीट का। या फिर ये वाटर हियासिंथ, यस मैम ये भी टेरेस्ट्रियल सुन। कहते हैं इसे, है ना, मैम ये यस मैम। प्रीवियस चैप्टर में भी इसका एक एग्जांपल था। ठीक है। तो ये हमारे वही स्पीसीज हैं, क्योंकि वो कैसे हैं जो कि हमारा क्या करते हैं, अटैक करते हैं। अब कहानी ये आती है ना बच्चे कि थोड़ी सी चीज आपको बस हल्की थी, ज्यादा नहीं, कि ये जो इन्वेसिव स्पीसीज हैं वो हमारी स्ट्रॉन्ग क्यों है। ठीक है। क्योंकि ये आपको पता है कि कहाँ से आई है, बाहर वाले एरिया से आई है। ठीक है। उनके पास क्या है, एडवांस लेवल। जैसे हम लोग अगर आप आर्मी को लेकर चल लो, कि उनके पास क्या है, उनको सिर्फ ये पता है कि मुझे सामने वालों को मारना है। अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे सामने वालों को मारना है। ठीक है। तो जिस पर्टिकुलर एरिया में कोई भी इन्वेसिव स्पीसीज आ जाएगी तो वहां की स्पीसीज के लिए क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है। वहां की स्पीसीज क्या होगी, सर्वाइव करने में उसको प्रॉब्लम होगी। तो कुछ ना इनके कैरेक्टर होते हैं। जैसे इन्वेसिव स्पीसीज का कोई भी नेचुरल एनिमी नहीं होता। नो नेचुरल एनिमी। नो नेचुरल एनिमी का मतलब क्या है कि उनके लिए सारे ही एनिमी हैं। एनिमी, ठीक है, सारे ही एनिमी हैं क्योंकि उन्हें जिंदा रहना है। ठीक है। दूसरा इनका क्या है, अगर आपने इन दोनों की स्पेशलिटी सुनी होगी, दोनों का जैसे कि आपको पता होगा कि ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। ऑफसेट से ग्रो करते हैं ना वाटर हियासिंथ हमारा। ठीक है। दे ग्रो वेरी फास्ट, फास्ट ग्रोथ। ठीक है। और ये फास्ट ग्रोथ कैसी है, क्योंकि उनका जो रिप्रोडक्शन मोड है दैट इज रैपिड। ठीक है। बहुत ही फटाफट वाला। जितनी जल्दी आप वाटर हियासिंथ को निकालते हो वो उतनी जल्दी अपने आप जो ऑफसेट से उनको गिराता है और अपनी ग्रोथ को मेंटेन रखता है। दूसरा क्या है, डिस्पर्सल कैपेसिटी इनकी बहुत हाई है। डिस्पर्सल कैपेसिटी इज वेरी हाई, क्योंकि आपको पता है कि पार्थेनियम ग्रास एक जगह उसके अगर पॉलन ग्रेन्स उड़ के कहीं गए, एक तो वैसे भी ये एलर्जिक होते हैं, जहां से उड़ के गए और जहां की सॉइल पे गिर गए वही नया प्लांट निकल। ठीक है। और असेक्सुअल मोड को हमारे अपनाते हैं। ठीक है। और आपने जो एक पढ़ा होगा क्या बोलते हैं, आर एंड के सिलेक्शन पढ़ा है ना, आर एंड के मोस्टली आर सिलेक्टेड होता है। ठीक है। आर वालों की एक स्पेशलिटी थी। अच्छा नेक्स्ट क्लास में है ना अंश, मुझे एक बार याद दिलाना, हम लोग आर एंड के सिलेक्शन जरूर पढ़ेंगे, वो मेरा पढ़ाने का मन है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। ठीक है। चलो जी, एक तो ये इनकी जो कुछ स्पेशलिटी है वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इनके कोई नाज नखड़े नहीं है, ये बात तो मैंने आपको बताई दी, ये वर्बली आप लिख भी दोगे। प्लांट्स में आपको मैंने मतलब बता दिया, वाटर हियासिंथ है और पार्थेनियम है। देन इसके अलावा अगर आप एनिमल्स की बात करोगे तो एशियन क्रैप। ठीक है। और जो पूछा जाता है एग्जाम में वो है आपके एग्जाम में नाइल पर्च। ठीक है। जेब्रा मसल्स भी हैं। ठीक है। ये हमारे आ जाते हैं इन्वेसिव स्पीसीज में। फिर एक आ गया डोमिनेंट स्पीसीज। अब डोमिनेंट स्पीसीज का मतलब तो समझ ही रहे हो। ठीक है। उसको लिखेंगे नहीं, बस ऐसे समझ लो। डोमिनेंट स्पीसीज का मतलब क्या होता होगा कि वो पर्टिकुलर स्पीसीज जो किसी पर्टिकुलर एरिया में डोमिनेट कर रही होगी। मतलब क्या, मोर इन नंबर। ठीक है। तो इसीलिए उसका इफेक्ट भी कैसा होगा, इसका इफेक्ट भी मैम लार्ज ही होगा। राइट, कॉमन सेंस की बात है ये, है ना, कि अगर उसका नंबर ज्यादा है तो उसका इफेक्ट भी ज्यादा है। तो डोमिनेंट स्पीसीज तो मतलब बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस वाली नहीं है। इसका एक एग्जांपल हम याद रखते हैं जो है एल्डर करके। ठीक है। चलो जी, दूसरी अगर आपके में आती है जो मैंने अभी जस्ट आपको बताई है तो वो आपको पता ही है, कीस्टोन स्पीसीज। भले ही वो स्पीसीज छोटी है, कम है नंबर में, लेस इन नंबर, लेस इन नंबर, इनफैक्ट यू कैन राइट वेरी लेस इन नंबर, बट वेरी वेरी लार्ज इफेक्ट, स्टिल वेरी लार्ज इफेक्ट। ठीक है। कि अगर वो स्पीसीज हमारी गायब हो गई
तो क्या होगा, ड्रास्टिकली जो है वो चेंज होगा इसमें। ठीक है, चलो जी। और आपके में कौन सा आ जाता है कि हमारा, हाँ, इसका जो आपको एग्जाम्पल याद रखना है वो याद रखना है इम्पोर्टेंट, कि सी ऑटर है एक। ठीक है, सी ऑटर एक कीस्टोन स्पीसीज है। ठीक है, सी ऑटर इज अ कीस्टोन स्पीसीज। इसको कौन खाता है, सी अर्चिन खाता है। ठीक है, और सी अर्चिन जो है हमारा केल्प फॉरेस्ट का इसका साथ कॉम्बिनेशन है। ठीक है जी। और अगर आप दूसरी बात करो बैनियन ट्रीज की, ठीक है, बैनियन ट्रीज का नंबर कितना होता है, एक, बट उस पर रहने वाले कितने सारे लोग हैं, बर्ड्स भी रह रहे हैं, वैस भी रह रहे हैं, बैट्स भी रह रहे हैं, तो वो आप दूसरा उस बारे से समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे अगर हम बात करें तो जनरलिस्ट स्पीसीज। अब जनरलिस्ट स्पीसीज क्या है, ठीक है, वाइड वैरायटी ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड रिसोर्सेज इनको मिलते हैं। अब अगर आप ये करो ना कि जनरलिस्ट स्पीसीज कैसे हैं, ये हमारी लगभग लगभग इक्विवेलेंट होती है इन्वेसिव स्पीसीज की तरह है। ठीक है, सेम जो हमारी इन्वेसिव स्पीसीज में क्वालिटीज मिल रही थी ना, वही इनमें मिलती है। ठीक है, हाँ जी, बहुत ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है। एक आती है हमारी स्पेशलिस्ट, जस्ट इनका ऑपोजिट, जैसे जनरल स्पीसीज की थी सब में एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, कुछ भी खा पी लेगी, कहीं भी रह लेगी, तो वो लगभग हमारे इन्वेसिव स्पीसीज के बराबर ही है। अब स्पेशलिस्ट वाले का क्या है, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके में आ जाता है, कि इनको क्या है, इनके अगर आप समझ लो कि कैसे बहुत ही नखरे हैं। कैसे मैम, नखरे इन द सेंस कि इनका जैसे ना कुछ लोग भी होते हैं हम इंसानों में कि नहीं भाई, हमको तो क्या बोलते हैं, चाउमीन ही खानी है, हमको और कुछ नहीं खाना है। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं ना ऐसे जिद्दी वाले कि मैगी खाएंगे, मैगी लेके जाएंगे टिफिन में, वरना नहीं लेके जाएंगे, तो वो होते हैं स्पेशलिस्ट स्पीसीज। अब भैया घर में मैगी नहीं है तो क्या करोगे, भूखे ही तो रह जाओगे। ठीक है, तो ये स्पेशलिस्ट स्पीसीज कैसी होती है, ये भी वैसी ही होती है। और इनमें ना अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है, हाँ, मम्मा के माँ के लाडले भी होते हैं कुछ कुछ डैडीज प्रिंसेस, जिनको माँ ने सर पे चढ़ाया होता है। चलो, पांडा जो है हमारा, ठीक है, पांडा जो है उसका जो रेस्ट्रिक्शन है बच्चा जी, इसलिए पांडा का नंबर भी जो है इस टाइम पे बहुत कम हो रहा है। शुगर केन एंड हमारे बैम्बू लीव्स पे ही फीड करते हैं। ठीक है, जनरल हम इकोलॉजी में आ जाते हैं, मैंने तुम्हें समझाने के लिए दे दिया। ठीक है, और दोनों ने बिल्कुल सही सही बोला है। ठीक है, पांडा जो है हमारा शुगर केन या बैम्बू लीव्स पे ही सर्वाइव करता है, उसके अलावा वो सर्वाइव नहीं करता, कुछ और नहीं खाता। दूसरा आपको पता है कैक्टस। कैक्टस क्यों मैम, क्योंकि उसको कम ही पानी चाहिए। तो एक बार कैक्टस प्लांट को डेली जो है 1 मग पानी देते रहना देखते रहना, क्या होगा, वो गल के सूख जाएगा। ठीक है, और एक जो आता है ना, इसमें आता है कोयला। ठीक है, और ये कोयला भी एक हमारा एनिमल ही है जो कि यूकलिप्टस की लीव्स को खाता है, यूकलिप्टस की लीव्स पे फीड करता है। ठीक है, तो इन जैसी स्पीसीज का क्या नाटक होगा बताओ। क्या हमारी जो इनवेसिव स्पीसीज हैं जी, या फिर जो हमने ये वाली जनरल स्पीसीज पर ही देख लो, क्या इनका एक्सटेंशन रेट क्या होगा। एक्सटेंशन समझते हो ना, एक्सटिंक्शन, गायब होने का चांसेस। ठीक है, गायब होने के चांसेस क्या इनके हैं, वेरी लो। ठीक है, क्योंकि वो कुछ भी खा रहे हैं। बट स्पेशलिस्ट स्पीसीज की अगर हम बात करें तो इनका जो एक्सटेंशन रेट होगा बिल्कुल सही, वेरी हाई। आप एक फॉरेस्ट में से सारे वो हटा दो, शुगर केन और बैम्बू लीव्स, तो वो काम खत्म। ठीक है, एक आता है हमारा, बस ये लास्ट है, इंडिकेटर स्पीसीज। क्या कहते हैं, इंडिकेटर स्पीसीज। अब इंडिकेटर स्पीसीज क्या चीज, बिल्कुल सही अंश जी। मैं जैसे बोलने वाली थी ना, 1 नैनो सेकंड रुक जाते हैं, मैं वैसे ही बोल देती। इंडिकेटर स्पीसीज मतलब कि जो किसी ना किसी पर्टिकुलर चीज का इंडिकेशन दे रही है, लाइक योर लाइकेंस। कि लाइकेंस हमारे हमेशा कहाँ ग्रो करते हैं, ओनली इन अनपॉल्यूटेड एरिया। ठीक है जी, इनको ना दूसरा नाम है, वो भी नाम रख देख लो आप, सेंटिनल भी कहते हैं, सेंटिनल स्पीसीज। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हमारा एक ये वाला पार्ट, और कल की क्लास के लिए, मतलब कल नहीं आपकी क्लास है, परसों क्लास है आपकी, तो मैं कुछ और जो अपनी तरफ से मुझे जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके इसमें आ सकते हैं। अंश, मुझे एक बार प्लीज आप नीट वाला पेपर भी भेजेंगे, एंड वो वाला पेपर भी, लास्ट ईयर का CUET वाला भी प्लीज। ठीक है, मुझे थोड़ा सा और भी काम है, इसलिए आपको पता है स्लाइड्स वगैरह जो है अपलोड करने वाले भी काम होते हैं, थोड़े बहुत कॉलिंग से भी काम होते हैं, तो मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप भेज दोगे ना तो मेरी थोड़ी भी हेल्प हो जाएगी उस चीज में। ओके मैम। ठीक है, चलो जी, हम कर लेते हैं क्या चीज, आपके थोड़े से क्वेश्चन आंसर। ठीक है, भाई थोड़े से क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, नीट वाले ही करेंगे, उसके बाद टाटा बाय बाय। 15 मिनट का टाइम तो है ही हमारे पास।
बच्चों वाले नहीं, बच्चों वाले नहीं। दिख रहा है ना तो आपको? ठीक है, लो जी, रिया जी तुरंत चली गई। एक आपके में पता है बच्चा वो वाला भी है, एनपीपीज वाला। चलो मैं देखती हूँ, मैं जितना भी अगर चीजें जो मुझे लगती है अपने तरफ से इंपॉर्टेंट वाली, मैं कल के लिए फिर आपको वही वाली लेके आऊंगी। विल बी ओके डूइंग मैम। दैट टुमारो, ठीक है? क्योंकि 2 ही क्लास बची हैं, तो आई वांट कि अब आप जितना नॉलेज ले सकते हो ले लो, है ना? हम लोग मतलब और पहले से साथ में होते तो फिर तो बहुत सारी चीजें ले ले कर लेते, बट कोई ना, जितना साथ है हमारा हम उतने ही कर लेंगे। हम्म, सी। जस्ट 1 सेकंड सुमन, मेरा स्क्रीन ना वापस चला गया था। क्या है? सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बायोडाइवर्सिटी। The desert areas of Rajasthan and Gujarat have very high level of desert animal species as well as numerous rare animals. ठीक है, ऐसा है क्या? Large scale planting of BT cotton has no adverse effect on biodiversity. ऐसा कैसे possible है? Western Ghats have very high degree of species. बिल्कुल सही क्वेश्चन। आंसर इसका जो मुझे भी लग रहा है that is C. Next question 83. मैम सॉरी, वो जो क्वेश्चन मैं बोल रहा था ना आपसे, हम्म, वो जो हमारा टेस्ट हुआ था ना आपके इसमें अवंती का, हाँ, इसी में था। कौन से जो एफएसटी का था वो? मुझे एक बार नंबर ऊपर कोड का भेजना, मेरे पास ऐसे पूरे वो रहते हैं। मैम एफएसटी का नहीं है, वो जो पहले टेस्ट होते हैं ना संडे संडे में, उनका है। कोई ना, अंश स्क्रीनशॉट तो पड़ा होगा तुम्हारे पास या नहीं है? होगा मैम, देखता हूँ मैं। हाँ कोई नहीं, आराम से देख के फुर्सत से भेजना। वैसे भी तुम्हारी क्लास परसों होनी है, अभी कौन सी है? जिसमें मैम जो सीयू था उसमें बारटेक का था, एक बारटेक का था, चैप्टर नंबर 8 जो वो है ना जिसमें 8 है। क्वेश्चन ना अंश आपको रीड करना प्रॉपरली तरीके से आना चाहिए, जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन रीड करना प्रॉपर आता है तो, और आपने वो टॉपिक पढ़ा हुआ है, दूसरा बात ये भी इंपॉर्टेंट है, टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आप क्वेश्चंस को निकाल ले जाओगे। ठीक है? जिसमें जो मैम पैसेज वाले क्वेश्चन है बहुत ईजी है हाँ, बायोलॉजी के। शायद। अंश पता है सबके लिए इजी नहीं है, उन्हीं के लिए इजी है जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी है तमीज से। ठीक है, मैम डी। चलो क्वेश्चन नंबर पे आ जाओ। 10-15 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आपको मैं भी छोड़ देती हूँ, आप लोग कुछ भी छोड़ दें। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 82 हमने किया था अभी जस्ट, एंड इसका आंसर एक शायद सुमन जी ने ही दिया है और बिल्कुल सही आंसर दिया है, दैट इज सी। सी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 83 का आपने क्या आंसर बोला बच्चे? डी। डी। इसमें हमें क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है और पहले ही दे रखा है कि बायोडाइवर्सिटी इज नॉट एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस, तो भाई बिल्कुल ही गलत हो। चलो जी, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 84, 84 एंड 85। देखो अभी मैंने आपको शायद ये बताया था नाइल पर्च एक क्वेश्चन में, याद है? ऑल ऑफ द अबव है। एंड मैम नाइल पर्च मैम फर्स्ट पेज पे एनसीईआरटी के। ओके, ठीक है, ये सारे के सारे सही हैं। और ये अगर आप देखोगे ना थोड़ा सा, जिसको मैंने आपको इन्वेसिव स्पीसीज बोल रही थी, एंड दैट इज इक्वल टू योर एलियन स्पीसीज ओनली, है ना? इनवेसिव स्पीसीज, एलियन स्पीसीज या जनरलिस्ट स्पीसीज, तीनों एक ही चीज है। समझ में आई बात? ये बात यस मैम। ठीक है। चलो 3 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे हो गए, ये पूरा पेज खत्म करते हैं, फिर वी विल बाइंड अप द सेशन। ठीक है, चलो देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 86 एंड 87 एंड 91 तब तक। तुम लोगों को क्वेश्चन करने में मजा नहीं आता, बस पढ़ने में मजा आता है क्या? मैम क्वेश्चन से मैम सारे सही है इसमें, डी होगा इसका। अंश इतनी जल्दी देख लिया आप? यस मैम। डाटा पड़ा था, डाटा या फिर वो चल रहा है कि हाँ यार ठीक है ये सारे? ऊपर ऊपर से नंबर एक अब वही चीज है ना कि अगर आपने हल्का सा एक बार चीज को किसी को पढ़ा है ना, तो लगभग वो नंबर दिमाग में रह जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 87, select the statement that is in support of ethical arguments for biodiversity conservations. ऑल ऑफ दिस। इसमें भी ऑल ऑफ द है, सारे ही हैं।
Several benefits are derived from biodiversity, such as pollination, photosynthesis, carbon cycle, are the ecological process that maintains the balance of the nature. ठीक है ये भी. Every species have intrinsic value, even though economically it is not valuable. Question number 87. Ethical arguments. नहीं बच्चे, क्वेश्चन देखो ना वो क्या पूछ रहा है. दैट इज इन सपोर्ट ऑफ इथिकल आर्ग्यूमेंट्स. आर्ग्यूमेंट्स में इनमें से कौन सा वाला पछड़ा है बच्चे जी? ये नहीं देखना है सुमन, ये दोनों सही हैं. ठीक है, कौन 87 अंश कहाँ घूम रहे हो? मैम डिस्कनेक्ट हो गया था मैं. पूरा फर्नीचर है वो तो आई थिंक ब्रॉड या फिर नॉर्मल है, ये तो एक्सेप्टेड है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं है ये. ठीक है बच्चा. हाँ जी, आर्ग्यूमेंट्स में जो है वो बस पहली वाली स्टेटमेंट है कि एवरी स्पीसीज हैज इंट्रिंसिक वैल्यू इवन दो इकोनॉमिकली इट इज नॉट वैल्यूएबल. ठीक है, ये जो है एक आर्ग्यूमेंट वाली बात है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91. ए आएगा इतनी जल्दी 91 का ए? चलो जी. द इम्पैक्ट्स ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मे लीड टू, इम्पैक्ट्स बताने हमें. ठीक है, lower resistance to environmental pollution, environmental perturbation. बिल्कुल ठीक बात है ये. ठीक है, फिर कह रहा है डिक्रीज इन प्लांट प्रोडक्शन. बिल्कुल ठीक है, अगर ज्यादा बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा तो प्लांट प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा. फिर कह रहा है इंक्रीज्ड variability in the ecosystem process like water use, pest, disease cycle, plant productivity. Increased variability increase हो जाएगी. इंक्रीज इन प्लांट प्रोडक्शन. देखो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ये वाला गलत है. ठीक है, फोर्थ तो बिल्कुल गलत है, तो इस चक्कर में बी गलत हो गया. बट इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन इकोसिस्टम प्रोसेस लाइक वाटर यूज, पेस्ट, डिसीज साइकिल, प्लांट, ये क्यों गलत है बच्चा? ये भी तो ठीक ही है. वेरिएबिलिटी क्यों? देखो अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा तो कोई और भी तो आएगा वहां पे. एक पर्टिकुलर एरिया, क्वेश्चन को आप ऐसे समझो, एक पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पे हमारे पास सपोज कर लो कि ना 10 मैंगो ट्रीज थे. ठीक है, तो वहां पे अगर हमारी हमने 10 में से 8 मैंगो ट्रीज उड़ा दिए. ठीक है, यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन. 8 हमने हटा दिए. ठीक है, तो बाकी चीजों का भी, बाकी जो चीजें होंगी यहाँ पे, ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा कि वो स्पीसीज बिल्कुल जगह वो जगह सूख के बंजर हो जाएगी. कुछ और भी तो नई चीजें इन्वेट करना शुरू कर देंगी. ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबिलिटी आ जाएगी इकोसिस्टम में कि हमने एक पर्टिकुलर स्पीसीज को अगर उसका लॉस हो गया, पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी को हटा दिया है, तो दूसरी स्पीसीज जो है वो भी आने लगेगी वहाँ पे. ठीक है बच्चा, तो थर्ड वन इज ऑल्सो करेक्ट. चलिए क्वेश्चन नंबर 92. 88 एंड 9. अच्छा, अल्फा वाला आ तो गया तुम्हारे में. ये देखो अंश, क्वेश्चन में आया हुआ है तुम्हारे, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी. पहले आप देख लो क्वेश्चन नंबर 88, देन 92, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. देखो देखो, मैम इसका बी होगा ना, 88 का. मैम का फुल फॉर्म पता है क्या किसी को? अगर इसका फुल फॉर्म पता है तो आप आंसर निकाल लेते हैं. मैन एंड बायोस्फीयर. बायोस्फीयर समझते हो? ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व सुना है आपने? ठीक है, तो मैप जो प्रोग्राम होता है ना यूनेस्को का, प्रोटेक्ट्स द सेक्रेड ग्रूव्स एट द साइट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. नहीं जी, वो बायोस्फीयर रिजर्व को क्या बोलते हैं, करता है, प्रोटेक्ट करता है. उसका बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है जी, तो ये इनकरेक्ट है, बाकी सारे ठीक है. नेशनल पार्क में आते हैं ऐसे ऐसे, क्या चीज? मैम ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं. इकोलॉजी इसलिए टफ पड़ जाती है ना बच्चे, क्योंकि वहां पे मैंने आपसे कहा ना कि सिर्फ आप एनसीईआरटी के भरोसे पे नहीं रह सकते ना, थोड़ा सा आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे.
ठीक है, चलो 92 बचा जी। अंश अगर आप भूल रहे हो तो आपको मैं याद दिला दूं कि हम लोग ये कौन से क्वेश्चंस कर रहे हैं। कौन से? अंश जैसे भी नहीं मुझे मैम मैं वो हो गया था ना डिस्कनेक्ट। अच्छा ओके। ये और नीट स्पेशल टाइप में आपके मोस्टली आपको पीवाईक्यूज ही मिलेंगे, ठीक है, तो ये पहले आ चुके हैं। मतलब माइट भी ये क्वेश्चन ना आए बट घुमा फिरा के इससे पूछा जा सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 92 देखो क्या कह रहा है। मैं भी देखूं क्या है। इकोसिस्टम सर्विसेज लाइक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट नैरोली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट्स फॉर कंजर्विंग। ये भी तुम लोगों ने नहीं सुना होगा, आई एम 100% श्योर। सुना है क्या नैरोली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट्स होता है? बुक में सुना है, नो बुक मैम। में है बुक में। दीप्ति जी ने सुना है तो चलो मैं ये नहीं कहूंगी दीप्ति जी आंसर देंगी, बट ट्राई करते हैं आपका आंसर निकलने का। मैम मे बी इसका डी ऑप्शन है। मे बी इसका डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन है देखो। अब जो करेक्ट आंसर है इसका 92 का, दैट इज योर बी। ठीक है, बी मतलब कौन कौन से हो गए हमारे कि इकोसिस्टम लाइक सर्विसेज, इकोसिस्टम सर्विस लाइक फोटोसिंथेसिस, ये नैरो में नहीं आती है, ब्रॉड में आती है, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन और आर्गुमेंट्स में। ठीक है, और में कौन से आते हैं वॉचिंग स्प्रिंग ब्लूम्स जो भी जो है दैट कम्स आल्सो इन ब्रॉडली, ब्रॉडली वाले में। मैम ठीक लगता है है, आपने मेरा सही से आंसर नहीं सुना। मैं कह रहा था डी वाले नहीं है, जो बी वाला है ना वो है सारे सारे। तो मैं उल्टा सोच लिया थोड़ा सा। माय बैड माय बैड। ठीक है, और जो हमारा इसका लास्ट बचा है ये वाला, ठीक है, ये भी हमारा जो है ब्रॉडली वाले में आता है। वेरी स्मार्ट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हमारा नैरो वाले में आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, सेकंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। मतलब जहां पे हम कौन से यूजेस कर रहे हैं बच्चा जी, जो हमारा कोई भी प्रोडक्ट बनाने में हम यूज कर रहे हैं, जैसे डाइज और ल्यूब्रिकेंट बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं उन्हें। ठीक है, फाइबर बनाने में, फायरवुड में, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में हम उन्हें यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस में उनको हम यूज कर रहे हैं, तो वो सारे हमारे नैरो में आते हैं। और जो नेचुरली चल रहे हैं ना चीजें, उनको हम किस में करते हैं, ब्रॉड यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट्स में। ठीक है, क्वेश्चन का कंक्लूजन समझ में आया यस मैम। कि नैरो में कौन से आ रहे हैं, नैरो में हमारी वो चीजें आ रही हैं जिनको हम यूटिलाइज कर रहे हैं। क्योंकि आप पता है कैसे समझो कि नैरो का मतलब क्या हुआ, पर्टिकुलर छोटू सा एरिया, एंड ब्रॉड फील्ड का मतलब ज्यादा। ठीक है, मेरे को तो नैरो का मतलब ये लग रहा था कि जो कम से कम चीजें मतलब कि हम यूज नहीं करते हो। आप खुद से सोचो, ना नहीं बुला अंश आप के। खुद से सोचो, अभी हमने कितनी सारी स्पीसीज के बारे में डिस्कशन किया, क्या हम सारी स्पीसीज को यूज करके मेडिसिन बना पा रहे हैं? नो मैम। नहीं, बहुत कम, जिनके बारे में, जिनके आधे के बारे में तो अभी हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही लिमिटेड वाले हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, और बहुत ही लिमिटेड ही वही प्लांट्स भी हैं जिनको हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। बल्कि आपको पता है फोटोसिंथेसिस कैसे चल रही होती है, एक ह्यूज एरिया में इनफैक्ट प्लांट कर रहा है, जो ग्रीन है वो फोटोसिंथेसिस करेगा, यही होता है। ठीक है, वॉचिंग स्प्रिंग फ्लावर्स इन फुल ब्लूम, वही कहानी फिर से कि इतने सारे हमारे फ्लावर्स होते हैं और उनको देखना एंड ऑल इज हमारा ब्रॉडली में आता है, क्योंकि उनका नंबर इज वेरी हाई। और दूसरा है वही वॉकिंग थ्रू द वुड्स इज ऑल अगेन आल्सो इन योर ब्रॉडली वाला। देखिए जी, अब आ गई अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी जो अभी जस्ट हमने पढ़ी। देखिए जी, कौन बता पाएगा इसका आंसर? इसका आंसर तो मुझे सही चाहिए, तुम लोगों से बता रही हूँ मैं। 89 का, तो तुमने इसका आंसर गलत बताया ना तो बस सेशन यही एंड। क्वेश्चन नंबर 89, क्या क्या हमने अभी पढ़ा था, बस जितना पढ़ा है उसको लगा दो। करेक्ट ऑप्शन आपने बताने हैं इसमें। मैम थर्ड वाला तो इनकरेक्ट है। थर्ड वाला यस मैम, पता लगा। बीटा डाइवर्सिटी इज द डाइवर्सिटी ऑफ द हैबिटेट इन होल रीजन। बिल्कुल सही बात बच्चा जी। ठीक है, तो थर्ड वाला हमारा अगर इनकरेक्ट हो गया तो ये इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट। ठीक है, चलो फिर हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा, अब हम एक एक करके देख लेते हैं ना। सही है फर्स्ट, ठीक है, अल्फा डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्पीसीज इन अ गिवन हैबिटेट। हमने क्या वही पढ़ा था, एक पर्टिकुलर हैबिटेट
ग्रासलैंड ले लो या फिर एक दूसरा पर्टिकुलर हैबिटेट, उसी पर्टिकुलर हैबिटेट की स्पीसीज, ठीक है, उसको हम कहते हैं अल्फा। ये अल्फा डाइवर्सिटी है, ये भी अल्फा डाइवर्सिटी, बट अलग अलग अल्फा डाइवर्सिटी है, ठीक है। फिर जेनेटिक डाइवर्सिटी में क्या हमने ये नहीं पढ़ा था कि इट्स द वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इन द स्पीसीज, यही पढ़ा था हमने मैम, फर्स्ट और सेकंड तो बिल्कुल सही है। अब स्पीसीज डाइवर्सिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ स्पीसीज रिचनेस एंड इवननेस, बिल्कुल सही बात है बच्चा जी, ठीक है। मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया भी था कि स्पीसीज रिचनेस क्या होता है और स्पीसीज इवननेस। इवननेस इज योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, फाउंड वेरी रेयर इन दिस। और इवननेस यूजुअली पता है कब आती है, जब वो फार्मर्स वगैरह कर रहे होते हैं, पता है ना, फार्मर जो है वो क्या बोलते हैं, फील्ड को जब प्लो करते हैं तो वो एक इवन उसमें करते हैं, लाइन बना बना के, है ना, कुछ इसी तरीके से करते हैं, कुछ तो बोलते हैं ना उसको, जहाँ पे वो लोग प्लॉइंग कहते हैं, नहीं सी सोइंग कहते हैं ऐसे, ठीक है। तो वो वहां पे इवननेस आपको देखने को मिलेगी, वरना इवननेस आपको नहीं देखने को मिलती है यूजुअली। बट ऐसा नहीं है होगा ना फिर कि वो डाइवर्सिटी को बना नहीं रहा होगा, बना तो वो भी रहा है, भले ही होगा, ठीक है। चलो जी, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बच्चा जी? डी, ठीक है, चलो। अच्छा ये पड़ोस वाला देख लो, 93, क्वेश्चन नंबर 93। मैम इसका ए ऑप्शन है। मैम ए है। काहे 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 मैम, 9 तो गलत ही हो गया ना, कौन सा गलत हो गया? थर्ड। क्यों? मैम थर्ड सही है। मैम नॉर्वे से थर्ड ज्यादा है क्या उसकी? ओ यार, सॉरी। वो कोई और रीजन था बच्चा, यस मैम। पीछे जाएं क्या तुम लोग, अब जो नोट्स मिल जाएंगे तो उसमें पीछे चले जाना, ठीक है। फिलहाल के लिए जो आंसर है, ठीक है। चलो अब आ जाओ ये 2 क्वेश्चन, उसके बाद टाटा बाय बाय। वैसे इस क्लास के भी कुछ बच्चों को मैं सीरियसली मिस करूंगी, तुम लोग मतलब अच्छे बच्चे हो, हमेशा टाइम पे आते हो और सारे लास्ट तक रुकते हो। उनमें से दीप्ति और सुमन तो मुझे लगता है सबसे पहले आती है क्लास में मोस्टली, अंश जी हैं कभी कभार गायब हो जाते हैं। मैम वो नेट की वजह से होता है। आज मेरा भी नेट बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, पता है आपको। दीपाली, ऋतु, ये सारे। लो सुरभि जी भाग गई सुनते ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 बताएं जी फटाफट। 90 का और इसका जो डीपीपी है मैंने पहले ही जो है आपके उसमें अपलोड कर दिया है, आप लोग के पास बिटली लिंक आता होगा ना हमारा इसका। हाँ जी, उसमें मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। डी 90 का क्या बता रहे हो बच्चे? डी बिल्कुल सही है, चारों ही सही है ये, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 94, इसको भी कहानी कर लो, इसकी भी कहानी खत्म। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एम्स मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल प्रोसेस, हाँ जी मैम, तो ये गलत, ये गलत। फिर कह रहा है टू इनरिच द वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी विद एक्सोटिक स्पीसीज, एक्सोटिक स्पीसीज आएंगे तो खानी जाएंगी उन्हें। एक्सोटिक स्पीसीज, इन्वेसिव स्पीसीज, ये सारी वही है ना जो बाहर से हम स्पीसीज लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड गलत, तो ये भी गलत। बदल गया ये, प्रिवेंटिंग माइग्रेशन ऑफ स्पीसीज, भाई काहे माइग्रेशन को प्रिवेंट करा है, मेंटेनिंग द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आई होप आपको क्लासेस जो है अच्छी लग रही होंगी, 2 दिन की और बात है, अच्छी लग रही है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा झेल लें। चलिए जी, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।